नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। आप देख रहे हैं 16 आने सच। आज मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जवाहर यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो चलिए बात करते हैं 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी, और साथ ही किसान आंदोलन करते हुए कानून की वापसी पर भी अड़े हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। सरकार अलग अलग तरीकों से किसानों को समझाने मनाने में जुटी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। उद्योग संगठन फिक्की ने कहा है कि किसान आंदोलन के चलते नदन रीजन की इकोनॉमी को हर दिन 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। कुछ दिन पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित कर कहा था कि नए कानून किसानों के फायदे के लिए ही बनाए गए हैं। तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी भी लिखी जिसमें एमएसपी का फिर से भरोसा दिलाया गया। पीएम मोदी ने किसानों के साथ साथ पूरे देश से तोमर की चिट्ठी को पढ़ने की अपील की है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। दूसरे दिन कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का मूल अधिकार है, लेकिन किसी की संपत्ति या किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। साथ ही सलाह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि विरोध के तरीके में बदलाव किया जा सकता है, किसी शहर को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक आप कृषि कानून को रोक सकते हैं। तो ये सभी स्थिति बनी हुई है किसान आंदोलन के ऊपर। कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट के बाहर क्या चल रहा है, आज 16 आने सच में इन्हीं बातों पर हम टटोलेंगे कि तथ्य, जो सच्चे तथ्य हैं वो क्या हैं। जवाहर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका इस शो पर। सबसे पहले तो लगातार आप और आपकी सरकार और पार्टी की तरफ से ये प्रस्तुत किया जा रहा है, ये तस्वीर पेश की जा रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। तो मैं आपके जरिए अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आप बताइए कानून जो है वो किसान के हित में किस तरह है। कुछ मुख्य बिंदु पेश कीजिए। देखिए, मुझ पर इस विषय पर बात करने की वजह मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। पंजाब के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और पद्म भूषण विजेता सदारा सिंह जोहल है जी। इन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि अगर विरोध करना है इन अध्यादेशों का या इन कानूनों का अगर विरोध करना है तो मोदी की बजाय कैप्टन और बादल के खिलाफ धरने लगाए किसान। वो ये कहते हैं कि 2006 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी और 2013 में बादल साहब की सरकार थी जी। दोनों ने 2 अमेंडमेंट किए, 2 कानून लेकर आए जिसके आधार पर वो कहते हैं कि इसकी कॉपी लगभग मोदी सरकार ने की है। यानी कि जिस कानून का पंजाब आज विरोध कर रहा है 2006 और 2013 में वो पंजाब में लागू है और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उसकी कॉपी की है। तो कौन कह रहा है? ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं कह रहा जिन्होंने ये कहा है कि इनका विरोध करना चाहिए। जहां तक इन कानूनों की बात है, निश्चित रूप से कानून किसान को आजादी देते हैं। कानून उनको मंडी पर ही वो आधारित रहे, परंतु कहीं उनको ज्यादा पैसा मिले, उसको बेच पाए, उसकी छूट इसमें मिली है। और पहले कहीं भी किसान बेचता था सड़क पे लगा के या अन्य जगह, तो उसको पुलिस प्रशासन बागी एजेंसी है वो उसको प्रताड़ित करती थी। तो इन कानून में उसको एक खुला बाजार मिला है, एक बड़ा बाजार मिला है। परंतु जहां तक उनकी शंका है कि कहीं एमएसपी तो खत्म नहीं हो जाएगी, तो देश के प्रधानमंत्री सदन में भी सदन के बाहर भी कह चुके कि एमएसपी किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगी। तो जब ये देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं तो मुझे लगता है अन्य राजनीतिक पार्टियों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये सुझाव किसने नहीं दिया? अभी जो इनका केंद्र सरकार का घोषणा पत्र था कांग्रेस का 2019 का, उन्होंने इसकी बात की है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर ने जब चुनाव दोबारा सीएम चुनकर आए, जब सीएम बने, उन्होंने इसकी बात कर रखी है। आम आदमी पार्टी ने जितने भी ये संशोधन हुए हैं, सुधार हुए हैं, उनकी बात कर रखी है। तो आज लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, किसान को ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक पार्टियां उनका प्रयोग कर रही है, उनका बेजा एक कहते हैं दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक हितों के लिए।
नहीं तो आपको 5 दिसंबर 2012 की प्रेस वार्ता भी याद होगी, जिसमें राजीव गांधी जी बैठे हैं बगल में और उस समय के अनेकों मुख्यमंत्री, शायद 8-10 मुख्यमंत्री थे, जिसमें हमारे हुड्डा साहब भी थे, जिसमें वो इनके पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसे ही आपको ध्यान होगा कपिल सिब्बल ने इसके पक्ष में लोकसभा में कहा हुआ है। आपको ध्यान होगा ये भी 5 दिसंबर 2012 का अगर संसद की कार्रवाई आप देखेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि अगर ये जो मोदी हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये अगर आपको मैकडोनल्ड परेशान करते हैं, पेप्सिको आपको परेशान करते हो, हरियाणा में आइए और आपको अंबाला का किसान 2-2 फुट का आलू लगा कर देंगे। ये ठीक है कि उनको ये नहीं पता कि आलू 2 फुट का नहीं होता, परंतु खुद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, इसकी वकालत कर रखी है। तो कांग्रेस के मैंने इतने नेताओं के नाम बताए जो उनका थिंक टैंक है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, इन सब ने इन बिलों का समर्थन कर रखा है। तो चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये साजिश है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पूरे देश के जो किसान हैं वो दिल्ली की तमाम सीमाओं पर बैठे हुए हैं, लगभग 22 दिन हो चुके हैं और वो बैठे हुए हैं। इसी बीच आज की जो स्थिति है कि 10 इकोनॉमिस्ट ने पत्र लिखा है केंद्रीय कृषि मंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये कानून लागू कर दिए जाते हैं तो जो देश का मझोला किसान है, जो छोटा किसान है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व खतरे में है, उनके सामने जो है आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। तो ये उन्होंने सवाल उठाया है सरकार के सामने। इस पर आप देखिए, ये वही अर्थशास्त्री है जिनको अर्थ का बिल्कुल पता नहीं। ये वैसे ही है जैसे लोग कहते हैं ना, मैं अवार्ड वापसी कहता हूँ। हरियाणा के विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है, उन्होंने भी अवार्ड वापस किया था, फोटो भी खिंचवाए थे उनके साथ पंजाब के भी कुछ। वो किसको अवार्ड वापस किए? केवल आप आके फोटो खिंचाना, उसी अवार्ड को बार बार आप, जब भी ऐसा विषय आता है, जब शाहीन बाग का विषय आता है तो वो अवार्ड वापसी हो जाते हैं। जब देश की सीमा पार करके हमारे सैनिक पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं तब ये अवार्ड वापसी के लिए चले जाते हो। तो एक अवार्ड कितनी बार वापस होता है, एक तो मेरे समझ से ये परे नहीं है कोई। एक ये कितना दोगलापन है। विजेंद्र जी से पूछना चाहिए, सर आपने ये अवार्ड वापस किया, वो किसको देकर आए? उस समय जो आपने पैसा लिया था वो ब्याज सहित वापस लौटाया या वो मूल्य लौटा दिया? तो ये केवल नोटंकी है। ऐसी अर्थशास्त्र में ये एक विचारधारा है। सीधा सीधा स्पष्ट कहना चाहूँगा, साम्यवादी इस आंदोलन में आ गए हैं, साम्यवादी इस आंदोलन को खराब करने में लगे। और आपने कहा कितने सारे किसान, हरियाणा में 16.5 लाख किसान हैं, पंजाब में 18 लाख किसान हैं। क्या 30,000 लोगों की उपस्थिति क्या सारे किसानों का होती है? और देश में शायद 55 करोड़ के आसपास किसान हैं। क्या आज आप गुजरात के अगर आप देखेंगे, आज सभी अखबारों में फ्रंट पेज की है, गुजरात के किसानों ने प्रदर्शन किया कि ये लागू होना चाहिए, इसको डिले नहीं करना, इसके पक्ष में प्रदर्शन किया है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हम हरियाणा के विषय को लेकर डिबेट कर रहे हैं, तो क्या फरीदाबाद, क्या पलवल, क्या मेवात, क्या गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, इन किस जिलों में सिर्फ कुछ जगह जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लगता है कि उनसे कुछ प्रभावित लोग हैं, या आड़ती गुरनाम सिंह चढ़ूनी है? आड़ती बनेगा किसान नेता, दुकान चलाएगा आड़त की, उसको ये लगता है कि मेरी कमीशन मारी जाएगी। तो आड़ती गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसके कारण अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपनी आड़त के कारण जो किसानों का वो शोषण करता है, मैं नहीं कहता सभी आड़ती करते हैं, बिल्कुल नहीं, आड़ती व्यवस्था के हम विरोधी नहीं है, परंतु ये वो लोग हैं जो छदम नाटक करते हैं, छलावा करते हैं कि वो किसान है, परंतु वो वास्तव में आड़ती है। इसलिए मैं तो उनको संबोधन ही आड़ती गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह के करता हूँ। केवल उनकी नोटंकी है। नहीं तो हरियाणा में बताइए आप, यमुनानगर में क्या हो रहा है, पंचकुला में क्या हो रहा है, अंबाला में क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र का एरिया जहाँ से गुरनाम सिंह चढ़ूनी आते हैं, थोड़ा बहुत क्षेत्र वो है जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है। और आज तक जब आपको कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो सीमित दायरे में के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा के, लेकिन जब खाप पंचायतें विरोध करती हैं एक सुर में और बायकॉट कर रही हैं दुष्यंत चौटाला का, तो ये एक बड़ा संकेत है कि किसान जो है, हरियाणा का जो किसान है वो इन बिलों के खिलाफ है। देखिए, खाप का किसानों से क्या लेना देना? खाप वो संस्थाएं हैं जो केवल एक ही विशेष वर्ग से संबंध रखती हैं, पर वो किसानी करते हैं, उनकी आजीविका का जो एक तो उन्होंने किसान आंदोलन क्यों नहीं चुना? उन्होंने किसान आंदोलन को क्यों नहीं चुना? वो किसान आंदोलन रहते, खाप क्यों क्या अपने आप को? खाप पंचायतों ने समर्थन का ऐलान। किस चीज का समर्थन? मैं कह रहा हूँ केवल कुछ लोग, कुछ समूह जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी डील करते हैं, केवल ऐसे कुछ लोग हैं, वो आंदोलन को बड़ा स्वरूप दिखाने के लिए,
कि वही लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, वो किसी न किसी जाति के आधार पे, किसी गोत्र के आधार पे, अब मैं यादव हूँ, मेरा गोत्र लांबा है, तो मैं लांबा, हमारे यहाँ खाप का प्रचलन नहीं है, केवल हरियाणा में एक ही जाति में लगभग खाप का प्रचलन है, बाकी जातियों में शायद नहीं है। तो केवल वहाँ से दिखाना कि इसको कितना जन समर्थन मिल गया, वो दिखाने का एक प्रयास है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के कितने लोगों ने इसमें समर्थन किया ये आप जान सकते हो, फिर हरियाणा के लोग तो जानते हैं। मैं आंकड़ों पे आपसे बात कर लेता हूँ कि पहली बार हुआ है कि जिसकी हम बात करते हैं कि किसानों को 1816 करोड़ रुपए, किसानों को ये वो पैसा मिला है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपये हर महीना देते हैं, किसानों को संपन्न करने के लिए दिया है। 1816 करोड़ रुपए वो किसानों ने थोड़ी मांगा था, पर देश के हर गरीब किसानों को उन्होंने भेजा। और वैसे ये देश के संदर्भ में बात करें तो ये 1,06,000 करोड़ है। जवाहर जी, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ, जिन किसानों को ये रकम भेजी गई है, ये किसान क्या छोटा किसान था, बड़ा किसान था, मझोला वर्ग से आने वाला किसान था, ये कुछ कैटेगराइज या किस? नहीं, निश्चित रूप से ये मझला और छोटा किसान है जी, जिनको इसकी आवश्यकता है। तो देश में 1,06,000 करोड़ और हरियाणा में 1,816 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला, जो किसानों ने कभी नहीं मांगा था, इसलिए कि प्रधानमंत्री चाहते हैं देश का किसान मजबूत हो। ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल हुड्डा साहब की सरकार में 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, धान और गेहूं जी, जिनका पैसा मोदी सरकार भेजती है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते थे। बीच में उन्होंने थोड़े दिन बाजरा खरीदा और थोड़े दिन सरसों खरीदा, और ये कहते हुए इसकी एमएसपी पर खरीद बंद कर दी, इससे हरियाणा के राजस्व को हानि होती है। ये विधानसभा में उत्तर है जो मैंने खुद डिबेट में सुना हुआ है, हुड्डा साहब की सरकार के समय में ये बताया गया जी। आज मुख्यमंत्री 2 की जगह मनोहर लाल जी 9 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जिसमें बाजरा भी है, सूरजमुखी भी है, मूंगी है, ये सब खरीद रहे हैं। तो किसानों के हित में किसने काम किया? ऐसे ही इन्होंने बड़ा हम पे एक आरोप लगाते थे जब बात होती कि देखिए ये सरकारें हैं जो कि बीमा कंपनियों के माध्यम से किसानों को लूट रही है। ये कांग्रेस ने हवा उड़ाया था। आज हमने आंकड़े रख दिया, आज कांग्रेस इस पर बात नहीं करती। हमने किसानों से केवल 913 करोड़ रुपए किसानों से लिए इंश्योरेंस एजेंसी ने, और मुआवजे के रूप में जो किसानों को मिला वो लगभग 3,000 करोड़, 2,943 करोड़ रुपए, 913 की जगह 3,000 करोड़ रुपए किसानों को वापस मिले जी। ये शोर मचाते रहे कि ये तो कंपनियां हैं, बीजेपी वालों की कंपनियां, ये तो इनके एजेंट है और ये उससे पैसा कमा रहे हैं। हमने तो किसानों को 3,000 करोड़ रुपए लौटाए, और हुड्डा साहब ने केवल 10 साल में 800 करोड़ रुपए दिया था। हम अगर बीमा का और बगैर बीमा मिला ले तो ये हमारा लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर मुआवजा गया। हमारी 6 साल की सरकार, उनकी 10 साल की सरकार, उन्होंने किसानों को 800 करोड़ दिया, हमने 4,000 करोड़ से ज्यादा दे दिया। तो कौन किसान हितैषी है? ऐसे ही किसानों को नुकसान होता था फसल को लेकर, जिसमें उसका आलू है, टमाटर है, ये इसको लेकर हमने भावांतर भरपाई योजना चलाई मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने, कि किसानों को उसकी लागत जरूर मिले। मान लीजिए किसान का अपने भावांतर 10 रुपए किलो है, मार्केट में किसान अगर 5 रुपए किलो उसका टमाटर बिक रहा है तो वो 5 बेच देगा, 5 की भरपाई सरकार करेगी। और इसके तहत भी हमने लगभग इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए के आसपास हमने इस पर खर्च किया, किसानों को दिया, जिससे उनको नुकसान ना हो। तो सब चीजें किसानों के पक्ष में तो हम अच्छी कर रहे हैं, परंतु किसान विरोधी हम हो गए। तो मुझे लगता है इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जो भावनात्मक रूप से किसान हैं, जिनको इस पूरे मुद्दों की समझ नहीं, वो इसमें शामिल हो गए। बाहर जी, ये आप कह रहे हैं कि किसान भावनात्मक हो रहे हैं क्योंकि वो मुद्दे को या जो कानून है उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जब हम प्रदेश हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पे जब जजपा भाजपा के साथ साझा सरकार में है, तो जजपा भी एक तरह के दबाव में दिख रही है। दुष्यंत चौटाला जो हैं वो कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ अगर किसी तरह का कुछ होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस तरह के जब बयान देते हैं तो ये साफ दिखता है कि उन पर भी किसान आंदोलन का एक दबाव है, उन पर दबाव है कि आप सत्ता में क्यों बने हुए हैं जब आप खुद को किसान का बेटा कहते हैं, किसान परिवार का बेटा कहते हैं। तो ये दबाव साफ साफ सरकार पर भी दिख रहा है। क्या इससे इनकार करेंगे आप? दुष्यंत जी का ये बयान तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया। हाँ, इससे सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ने ही खुद कहा था जी, वो लगातार कि हाँ, एमएसपी पर कहीं भी छेड़छाड़ होगी, एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जी। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एमएसपी अगर कम हुई, छेड़छाड़ हुई से, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देश के प्रधानमंत्री, हमारा जो न्यायालय है एक तरह से प्रजातंत्र का, जिसको हम संसद कहते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी। तो आदमी को किसका भरोसा चाहिए? फिर हमारा व्यवहार देखिए,
हमारा व्यवहार ये है कि हमने हुड्डा साहब के समय 2 फसलें खरीदी जाती थी एमएसपी पर, हम 9 खरीदते हैं। पंजाब क्या कोई खरीदता है क्या? धान और गेहूं के अलावा पंजाब क्या किसी अन्य फसल को एमएसपी पर खरीदता है? तो बताइए। राजस्थान के किसान दुखी रहते हैं, वो कहते हैं जी बाजरा हरियाणा वाला ले लो, हमारा बाजरा तो यहाँ 1100-1200 रुपए में बिकता है और हरियाणा 2150 पे खरीदता है। एक स्टेटमेंट सीएम की याद आ रही है जब उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान से आकर जो किसान यहाँ पर बाजरा बेचेगा उसे बेचने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे प्रदेश के जो किसान हैं उनका अधिकार छिनेगा। तो जब आपका जो कानून है, केंद्रीय कानून, वो कहता है कि किसान कहीं भी ले जाकर फसल बेच सकता है, लेकिन उसी समय हरियाणा के सीएम कहते हैं कि राजस्थान का किसान हरियाणा में आकर अपना बाजरा नहीं बेच सकता। तो ये द्विभाषीय जो है व्यवहार लगता है बीजेपी का, या फिर केंद्र की सरकार का, या फिर हरियाणा की सरकार? नहीं, आपका है, क्योंकि क्योंकि आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। जी ठीक है। इस नाते उसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी देश में जाकर अपनी चीज बेच सकता है। बेचेगा तो उसको जब खरीदार होगा, किसी को जबरदस्ती जाके बेच देगा क्या? कोई खरीदार होना चाहिए। जो बाजरे का रेट है, अगर उसको मैं आपको और इसमें डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ठीक। आज हम किसानों से 2150 रुपए में बाजरा खरीदते हैं, राजस्थान की सरकार 1200 रुपए में खरीदती है। तो ये मानिए ये 950 रुपए का गैप है। तो ये अगर हमने अपने किसानों को उनकी एमएसपी पर खरीद हो, उसके लिए ये 950 रुपए राजस्थान के मुकाबले हम किसानों को दे रहे हैं अपने को। बाजरे की हमें भी आवश्यकता नहीं है। किसान जितना बाजरा पैदा करता है वो बाजरा हम खरीद लेते हैं। उसके बाद उस बाजरे को फिर वापस बेचा जाता है, क्योंकि ये गेहूं की तरह इसका प्रयोग नहीं होता। तो इसको जो मुर्गी का काम करने वाले लोग हैं या थोड़ा बहुत कुछ और लोग खरीदते हैं, 2150 लिया हुआ बाजरा वापस ओपन मार्केट में 1100-1200 रुपए में बिकता है जी। यानी कि 1 किलो बाजरा जब हम बेचते हैं तो उस पर हरियाणा की सरकार 9 रुपए 50 पैसे का घाटा खाती है जी, और वो 1200 रुपए के आसपास वापस बिक जाता है। तो हम पंजाब इसके राजस्थान के किसान का यूं क्यों करेंगे कि उसका बाजरा 21 रुपए 50 पैसे में लेंगे और बाद में उसको 12 रुपए, उसकी वहां की सरकार चिंता करे ना, जो अपने आप को किसान हितैषी कहती है। हमने तो हरियाणा में करके दिखाया, इसलिए मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दी ये इस संदर्भ में दी। और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो तब बेच सकता है जब उसका खरीदार हो। हम उसके राजस्थान के बाजरे के खरीदार नहीं है जी। तो जब हम उसके खरीदारी नहीं है तो जबरदस्ती हमें कैसे दे देगा? हम हरियाणा के किसानों के हितों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री 9 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। वो सूरजमुखी भी खरीदते हैं, वो अन्य फसलें भी खरीदते हैं, वो मूंग भी खरीदते हैं। तो संभवतः यही स्थिति मझोले या छोटे किसानों को बाकी राज्यों के साथ भी देखने को मिल सकती है। अगर बीजेपी का यही स्टैंड रहा, बीजेपी के जो सीएम है उनका यही स्टैंड रहा, तो फिर पूरे देश के जो मझोले और छोटे किसान हैं उनको तो इसी तरह की आशंका सामने आना बिल्कुल लाजमी दिखता है। आदमी लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो मत होता है किसी भी उसके लिए वो चुनाव होता है। राजस्थान में आज कांग्रेस की चुनाव है, अभी पंचायतों के चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया ना। हम 14 जगह जीते, वो 4 जगह जीते और उस माहौल में जीते जब हमें कहा जा रहा है कि हम किसान विरोधी काला कानून लेकर आए, ऐसे हम पे आरोप लगते हैं। वो अपने आप को सारा दिन कहते हैं हम किसान हितैषी। फिर राजस्थान में क्या हो गया? अभी चंद दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले तो परिणाम आए हैं। तो जो आप किसानों के लिए करेंगे कुछ नहीं, राहुल गांधी केवल ट्विटर पे एक ट्वीट कर देंगे। तो पंजाब में मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पंजाब या राजस्थान बताए वो गेहूं और धान के अलावा जिसका पैसा केंद्र की मोदी सरकार भेजती है उसके अलावा अपने दम पर कितना करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 फसलों का पैसा तो केंद्र से आता है, 7 का अपनी तरफ से देते हैं, अपने बजट में से देते हैं, जिससे कि हरियाणा का किसान मजबूत हो। तो आप ये किसानों को समझना होगा कि किसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री शांत रहते हैं परंतु काम करते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री शोर मचाते हैं परंतु काम नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में। जी बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगातार आरोप, और कांग्रेस कह रही है कि ये किसान आंदोलन पर जो बीजेपी है वो संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है उनकी आशंकाओं को लेकर। एक सवाल जवाहर जी की, अभी हरियाणा जो भाजपा है उसकी फिर से उसका जो संगठनात्मक बदलाव है वो होना है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का विशेषाधिकार है कब इसको वो करते हैं। मुझे लगता है कि शायद अभी चुनाव चल रहे हैं नगर निगम के, इसके पश्चात वो हो जानी चाहिए। ऐसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट मैंने समाचार पत्रों में पढ़ी
उनके जिस पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने उसमें जवाब दिया था जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। परंतु मैं बधाई देता हूं उनको कि इससे पहले वो सभी जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर चुके हैं, जिले के मंडलों की घोषणा कर चुके हैं, जिले की टीम भी बन चुकी है। यानी कि उनसे काफ़ी पहले कुमारी शैलजा कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, आज तक वो कुछ नहीं कर सकी। हरियाणा ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वो सारी प्रक्रिया 95% पूरी कर ली है। केवल अब प्रदेश की एक बॉडी बची हुई है। मुझे लगता है इसकी भी घोषणा जल्दी कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि भाजपा का नेतृत्व कितना गतिशील और कितना तेज है। जवाहर जी, एक सवाल और, क्या इस बार जो बदलाव होंगे पार्टी में, इसमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे? ये तो हमेशा ही होता है, कुछ युवा चेहरे हमेशा ही होता रहता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी रूप में संगठन जो होते हैं वो निरंतर उनकी प्रक्रिया है। कुछ पुराने लोग जाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, तो ये तो चलने वाली चीज़ें हैं। आज हम हैं, कल हमारा स्थान कोई दूसरे व्यक्ति लेंगे। तो ये तो एक लगातार सतत प्रक्रिया है कि संगठन सजीव रहता है, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। तो पुराने जाएंगे तो यंग ही उसकी जगह आता है। एक आखिरी सवाल आपसे, निर्दलीय विधायक लगातार जो है वो दबाव बना रहे हैं सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर ही। अभी बीते दिनों हाल ही में देखा गया है कि निर्दलीय विधायक, जो 4 निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने मुलाकात की सीएम से कृषि आंदोलन को लेकर। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जब आने वाला जो कैबिनेट का फेरबदल है, इसे लेकर ये जो दबाव है वो सरकार पर बनाया जा रहा है निर्दलीय विधायकों की तरफ से? मैं फिर आपको थोड़ा सा संशोधित करूंगा माफी के साथ। वो जो किसान 4 विधायक मिले, वो इसलिए मिले कि हरियाणा ने SYL का पानी लेना है पंजाब से, और पंजाब ने हमारे हरियाणा के किसानों का हक मारा हुआ है। तो उसके लिए इस लड़ाई को और तेज करना चाहिए। और जितने भी तथाकथित हरियाणा के किसान नेता है, कांग्रेस के नेता है, अन्य पार्टियों के नेता है, उनसे दबाव डालकर जो पंजाब से किसान यहाँ आए हुए हरियाणा में, उनको कहें कि वो हमारा पानी हमारे तक आने दे, उस नहर को बनाए और हमारा पानी दे। वो 4 विधायक इसलिए मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी। तो आपसे हमने जाना कि बीजेपी का फिलहाल क्या स्टैंड है कृषि कानूनों को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसान के हित में है, और साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं तोमर कि 100% किसानों के हित में जाएगा। हालांकि जो 10 अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आज पत्र लिखा, उन्होंने कहा है कि इससे जो छोटे और मझोले किसान हैं उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। 16 आने सच में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करना ना भूलें। अगर आपको अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें और सपोर्ट करें अनबायस्ड जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट्स को। नमस्कार।